Assalamu alaikum students. First of all, congratulations for your success in class 9 and welcome to the class 10. Let's start with the first chapter. This is unit 10 and its title is Simple Harmonic Motion and Waves. In this presentation, I am going to give you a brief introduction of vibratory motion, oscillatory motion and simple harmonic motion. In the end, we will discuss a simple experiment to prove the Hooke's law. So let's start. Your book starts with the concept of vibration or oscillation. As you remember in class 9, we have studied about vibratory motion, which means to and fro motion of a body, and its examples included the motion of swing, cradle and pendulum of the clock. The same thing is repeated here, but now they are telling you कि वाइब्रेशन को हम ऑसिलेशन भी कह सकते हैं. सो इन शॉर्ट ऑसिलेशन वाइब्रेशन का ही दूसरा नाम है. Before going to the topic of simple harmonic motion, it is necessary to understand the concept of periodic motion. As it is obvious from its name, हर वो मोशन जो एक ख़ास टाइम के बाद खुद को रिपीट करती हो उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं. जैसे क्लॉक के पेंडुलम की मूवमेंट हर सेकंड के बाद रिपीट होती है. सो वी विल कॉल इट पीरियोडिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन भी ऑसिलेटरी मोशन की ही एक टाइप है and this is the most important topic of this chapter. What is simple harmonic motion? We can understand this term with the help of a simple example. Suppose we have a spring and we tie a ball on its one end. Now we stretch the ball. जब हम बॉल को पुल करेंगे तो स्प्रिंग भी उसके साथ स्ट्रेच हो जाएगा. एंड व्हेन वी विल लीव द बॉल तो स्प्रिंग वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने की कोशिश करेगा. वो फोर्स जो इस स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल शेप में वापस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज़ कॉल्ड द रिस्टोरिंग फोर्स. और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा उतनी ही होती है जितना ज़्यादा हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं. यानी कि बॉल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जितना दूर जाएगा उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर डेवलप होगी. यही मोशन अगेन एंड अगेन खुद को रिपीट करेगी and this type of periodic motion is called simple harmonic motion. Generally, simple harmonic motion has many applications in our daily life, but in this chapter we will study three basic applications which include number 1 spring match system, number 2 simple pendulum and number 3 ball and bowl system. Now we will start with the first example of simple harmonic motion, which is motion of mass attached to spring. This is one of the most simple examples of periodic motion and simplest example of simple harmonic motion as well. इस phenomenon को समझने के लिए first of all look at the arrangement. We have a block of mass m and as you can see हमने इस ब्लॉक को स्प्रिंग के एक एंड के साथ टाई कर दिया है. स्प्रिंग की दूसरी साइड पे एक फिक्स सपोर्ट है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ सरफेस. स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस मीन्स कि इस सरफेस में फ्रिक्शन ना होने के बराबर है. सो ब्लॉक कैन मूव फ्रीली. अभी द ब्लॉक इज एट इट्स न्यूट्रल पोजिशन बिकॉज वी हैवंट exerted any force on it yet, so we can say that x is equal to 0. X shows the displacement of the block from its initial or original position. अब हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज़ कि हम ब्लॉक को पुल करना स्टार्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट. इफ़ द ब्लॉक इज़ पुल टुवर्ड्स राइट द स्प्रिंग विल स्ट्रेच. इफ़ वी पुल विद अ लिटिल मोर फोर्स द स्प्रिंग विल स्ट्रेच मोर. ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा. इफ़ वी पुल विद ग्रेटर फोर्स द स्प्रिंग विल स्ट्रेच मच मोर. अगर हम और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग मज़ीद स्ट्रेच हो जाएगा और ब्लॉक मज़ीद डिस्टेंस कवर करेगा टूवर्ड्स राइट. नाउ दिस एक्सपेरिमेंट लीड्स टू ऑब्जर्वेशन नंबर 1. पहली ऑब्जर्वेशन हमारी ये है कि हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्प्रिंग स्ट्रेच होता है और ब्लॉक मज़ीद थोड़ा दूर चला जाता है फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन या ओरिजिनल पोजीशन.
इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है ब्लॉक की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स अप्लाइड के। हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे और ब्लॉक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ती जाएगी। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, व्हेन वी पुल द ब्लॉक टुवर्ड्स राइट एंड लीव, जब हमने ब्लॉक को राइट की तरफ पुल किया और फिर हम उसको छोड़ देते हैं, इट विल ट्राई टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो वो अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करता है उसी फोर्स के साथ जिस फोर्स के साथ हमने उसको स्ट्रेच किया था। वही फोर्स जो कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि मैस को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लाती है, वो उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और इसको हम जनरलाइज ऐसे कर सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन माइनस साइन शो कर रहा है कि इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट साइड पर है। अगर हम फोर्स राइट साइड पे अप्लाई कर रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ एक्ट करेगी, और अगर हम फोर्स लेफ्ट साइड पे अप्लाई कर रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा राइट की तरफ एक्ट करेगी। दैट इज़ वाई अप्लाइड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। Before proceeding further towards the experiment, it is important to mention Hooke's law here. Uh, Hooke's law is named after an English scientist, Robert Hooke. In 1678, Robert Hooke was the first to develop a relationship between applied force and stretching of the spring relative to its mean or original position. Later on, scientists worked a lot on his developed relationship, but the quantitative relationship between force and displacement is still referred to Hooke's law. Mathematically, we can write this relationship as F is directly proportional to displacement of the object or displacement of the mass. When we remove the proportionality sign, we put a constant of proportionality, which is k here, so F is equal to minus kx. K is called the spring constant. If we rearrange the equation, K becomes equal to negative of F over x, and K measures the stiffness of the spring, which means the spring constant, the value of spring constant depends on how stiff or how loose the spring is.